भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद ने 5 सितंबर 1974 को कुर्था के भाषण में कहा था कि संसार के सारे सुख और ऐश्वर्य के ताले राजनीति की कुंजी से ही खुलते हैं। राजनीति ही वह महासमुद्र है जो हर बात, विचार और चिंतन रूपी नदियों का अंतिम लक्ष्य होता है। अतः आप सभी अपनी एक आंख रोटी पर, जीविका पर रखें, लेकिन दूसरी आंख राजनीति पर, कुर्सी पर, सत्ता पर रखें। नहीं तो सदियों सदियों तक यूं ही शोषित बने रहेंगे। शोषितों के मसीहा बाबू जगदेव प्रसाद पर यह पंक्ति बिल्कुल ही चरित्रार्थ होती है कि 100 के शहादत को क्या कीजिएगा, अरे 100 के शहादत को क्या कीजिएगा, जब मैंने हथेली पर सर ले लिया है। मरने से आखिर कब तक डरूं, अरे मरने से आखिर कब तक डरूं, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। सच कभी झुकता नहीं, रोके कभी रुकता नहीं, हम चले उस राह पर जो राही कभी रुकता नहीं, जो राही कभी रुकता नहीं। हेलो दोस्तों, मैं रावण सिंह साग के धम्मा जर्नी की दुनिया में आपका स्वागत है। साथियों, आज शोषित समाज के 98% युवक युवतियां राजनीति के नाम पर ही नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। तो आज मैं शोषितों के मसीहा भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद के जीवन संघर्षों पर चर्चा करूंगा कि कैसे जगदेव प्रसाद ने मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेते हुए भी राजनीति के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया और शोषितों को राजनीति का महत्व बताया। वीडियो लंबा होगा, इसलिए घबराए नहीं, पूरा देखें, तभी आप बाबू जगदेव प्रसाद और राजनीति के महत्व को सही तौर पर जान पाएंगे। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल में ही व्यक्ति से विचारधारा बन जाते हैं। उनकी महानता इसी तथ्य में निहित होती है कि वह रहे या न रहे, किंतु उनका जीवन संघर्ष यात्रा इतिहास का शाश्वत बनकर अनंत काल तक सृष्टि को प्रकाशित करती रहती है। ऐसी ही महान विभूतियों में बाबू जगदेव प्रसाद भी एक थे, जिनका संपूर्ण जीवन राजनीतिक एवं सामाजिक विरोधों को झेलते हुए शोषण, उत्पीड़न, अन्याय और अत्याचार, विभेद एवं विषमता के खिलाफ संघर्षरत रहा। अपने इन्हीं गुणों और विशेषताओं के चलते जगदेव प्रसाद बिहार लेनिन व भारत लेनिन भी कहलाए और इतिहास में अमर हो गए। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक विसंगतियों के खिलाफ जीवन पर्यंत लड़ाई लड़ने वाले शहीद जगदेव प्रसाद का जन्म 2 फरवरी 1922 को तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया के समीप कुर्था प्रखंड के कुरहरी गांव में हुआ था। इनके पिता प्रयाग नारायण कुशवाहा पास के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे तथा इनकी माता गृह कार्यों में कुशल थी। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होने के कारण जगदेव जी की प्रवृत्ति शुरू से ही संघर्षशील व जुझारू रही तथा वे बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। जगदेव प्रसाद जब किशोरावस्था में अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाते तो उच्च वर्ग के छात्र उनका उपहास उड़ाते थे। एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने उनकी पिटाई कर दिया और उनकी आंखों में धूल झोंक दी। इसकी सजा हेतु उनके पिताजी को 5 रुपए जुर्माना भी भरना पड़ा और माफी भी मांगनी पड़ी। उन दिनों बिहार में पंचकठिया प्रथा का भी प्रचलन था, जिसके चलते जमींदार का हाथी प्रत्येक काश्तकार के खेत में जबरन 5 कट्ठा धान चराता था। इसी प्रथा के तहत एक दिन क्षेत्रीय जमींदार का हाथी जगदेव प्रसाद के खेत में चरने गया तो जगदेव जी ने अपने कुछ साथियों को लेकर हाथी एवं महावत पर हमला बोल दिया। बाध्य होकर महावत को हाथी लेकर वापस लौटना पड़ा। जहानाबाद हाई स्कूल में अगड़ी जाति का एक शिक्षक जगदेव जी को हमेशा अकारण ही प्रताड़ित किया करता था। एक दिन बिना किसी गलती के उस शिक्षक ने जगदेव जी को तमाचा जड़ दिया।
कुछ दिनों बाद वही शिक्षक कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते खर्राटे भरने लगा। जगदेव जी ने उसके गाल पर एक जोरदार चाटा मारा। शिक्षक ने प्रधानाचार्य से शिकायत की। इस पर जगदेव जी ने निडर भाव से कहा कि गलती के लिए सबको बराबर सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह छात्र हो या शिक्षक। इस पर प्रधानाचार्य को चुप होना पड़ा। बचपन में घटी इन घटनाओं ने जगदेव प्रसाद को सामंती जुल्म के खिलाफ बगावत करने के लिए प्रेरित किया। जब जगदेव जी शिक्षा हेतु घर से बाहर रह रहे थे, उनके पिता अस्वस्थ रहने लगे। जगदेव जी की मां धार्मिक स्वभाव की थी। पति की सेहत के लिए मंदिर में जाकर देवी देवताओं की खूब पूजा अर्चना किया तथा मन्नतें मांगी। डॉक्टरों के अलावा ओझा गुनियों को भी दिखाया, लेकिन सब व्यर्थ गया और उनकी पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने जगदेव जी के मन में हिंदू देवी देवताओं के प्रति विरक्ति पैदा कर दी। उन्होंने गुस्से में आकर घर में रखी देवी देवताओं की मूर्तियों व तस्वीरों को उठाकर पिता की अर्थी में डाल दिया और अपने दादा इंद्रजीत प्रसाद को मृत्यु भोज न करने के लिए मना लिया। इस प्रकार उन्होंने मृत्यु भोज नहीं की, यानी बहिष्कार कर दिया। जगदेव जी ने तमाम घरेलू झंझावातों के बीच उच्च शिक्षा ग्रहण की। पटना विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन उत्तीर्ण किया। इसके तुरंत बाद ही जगदेव जी को सचिवालय में नौकरी भी मिल गई, परंतु 3 महीने बाद ही किसी बात पर अफसर से झड़प हो गई और उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी और घर चले आए। ये एक दिन गया के परैया में अपने भाई वीरेंद्र कुमार की ससुराल गए। इन्होंने देखा कि यहाँ पिछड़े दलित बहुल क्षेत्र विद्यालय विहीन हैं। इन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों की बैठक बुलाई और एक उच्च विद्यालय की स्थापना पर बल दिया। इनके उन्नत विचारों से प्रभावित होकर कुछ बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों और नौजवानों ने संकल्प लिया कि वे उच्च विद्यालय की स्थापना करके ही दम लेंगे। देर सवेर विद्यालय बन गया। जब विद्यालय के नामकरण की बात आई तो जगदेव प्रसाद ने कहा कि यह विद्यालय अशिक्षितों को शिक्षित करेगा और अज्ञानियों को ज्ञान देगा, समाज के अंधकार में भटकते पिछड़े शोषित लोगों के जीवन में ज्योति लाएगा, उन्हें आगे बढ़ने में सहायक होगा और सुख शांति का संदेश देगा। अतः इस विद्यालय का नाम विश्व के शांति संदेश वाहक, अहिंसा के अग्रदूत सम्राट अशोक के नाम पर अशोक विद्यालय रखा जाए। उनके इस प्रस्ताव का सभी ने सहर्ष समर्थन किया और इस प्रकार अशोक विद्यालय की स्थापना हुई। विद्यालय संचालन का भार जगदेव प्रसाद को ही दिया गया और उनके सद्प्रयास की सराहना हुई। जगदेव जी आसपास के गांव तथा पहाड़ों और जंगलों से भरे क्षेत्रों में शोषितों पीड़ितों की दुर्दशा को देखकर काफी चिंतित रहा करते थे। उन दिनों बिहार में उच्च जातियों द्वारा पिछड़ों दलितों पर खूब अत्याचार हो रहा था। उन्हें इतना गरीब बनाकर रखा गया था कि उनका सारा संघर्ष 2 जून की रोटी तक सीमित होकर रह गया था। पिछड़ों शोषितों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा था, बधुआ मजदूरी कराई जा रही थी, उनकी जिंदगी कुत्तों से भी खराब हो गई थी। मार, प्रताड़ना और अपमान यही उनकी नियति थी। शोषितों पीड़ितों जंगलवासियों को न तो भरपेट खाना नसीब था और न ही उनकी इज्जत सुरक्षित थी। युवतियां कब इन सामंतों की युवा बाहों का शिकार बन जाएगी, यह भय बराबर बना रहता था। महिलाओं के साथ बदसलूकी तब आम बात थी। भूख से पेट जलती वालियों को रुपए देकर और शराब पिलाकर उनकी इज्जत लूटी जाती थी। गया जिले से सटे हजारीबाग जिले के कुछ इलाकों में डोला प्रथा का प्रचलन था, जिसके तहत पिछड़ी व अनुसूचित जाति जनजाति की नवविवाहिता को अपनी पहली रात इलाके के जमींदार के साथ गुजारनी पड़ती थी। पिछड़ों शोषितों की इस दुर्दशा को देखकर जगदेव प्रसाद परेशान रहा करते थे।
सदियों से सताए जा रहे गरीबों को इज्जत की जिंदगी कैसे मिलेगी? इस समुदाय की बहू बेटियों की आबरू की रक्षा कौन करेगा? देश आजाद है, पर देश की 90% जनता को आजादी कैसे मिलेगी? जगदेव प्रसाद का ज्यादा समय पढ़ाने के जगह इन्हीं सवालों का जवाब खोजने में बीतता था। इन कारणों से जगदेव जी का मन अध्यापन कार्य में नहीं लगा। ऐसे में ही जगदेव प्रसाद आसपास के इलाकों में उत्पीड़ित लोगों की विद्रोही भावना को आवाज देने लगे। उनकी राजनीतिक सोच और समझ भी विकसित होने लगी। अब जगदेव जी सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेने लगे और राजनीति की तरफ प्रेरित हुए। इसी बीच वे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए और पार्टी के मुखपत्र जनता का संपादन करने लगे और पिछड़ों शोषितों की समस्याओं और उनके समाधानों के बारे में अपनी कलम चलाई। 1956 में हैदराबाद जाकर इंग्लिश साप्ताहिक सिटीजन तथा हिंदी साप्ताहिक उदय का संपादन आरंभ किया। उनके क्रांतिकारी और ओजस्वी विचारों से इन्हें धमकियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। बाद में कतिपय मुद्दों को लेकर प्रकाशक से मनमुटाव होने के कारण जगदेव जी ने हंसकर संपादक पद से त्यागपत्र दे दिया और पटना आकर समाजवादियों के साथ आंदोलन शुरू कर दिया। 1957 में लोहिया ने जगदेव प्रसाद को बिहार के विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कराया, किंतु चुनावी दांवपेच और आर्थिक विपन्नता के चलते वे चुनाव हार गए। 1962 में जगदेव प्रसाद ने कुर्था विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें इस बार भी कामयाबी नहीं मिली। उसी समय विनोबा भावे का भूदान आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें जमींदारों का हृदय परिवर्तन कराकर जमीन प्राप्त की गई, किंतु वह पूर्णतया ऊसर और बंजर थी। उसी बंजर जमीन को गरीबों में बांट दिया गया था। फिर भी लोगों ने खून पसीना एक करके उसे खेती लायक बनाया। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन भू सामंतों ने जमीन हड़प नीति शुरू की और दलित पिछड़ों आदिवासियों की खूब मारकाट की गई। अर्थात भूदान आंदोलन से गरीबों को कोई भला नहीं हुआ, अपितु उनका लेबर एक्सप्लॉइटेशन हुआ, अर्थात उनके श्रम का शोषण जमकर हुआ। कर्पूरी ठाकुर ने विनोबा भावे की खुलकर आलोचना की और उसे हवाई महात्मा कहा। 1966 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का एकीकरण हुआ और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। जगदेव बाबू ने 1967 के विधानसभा में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कुर्था में जोरदार जीत दर्ज की। उन्होंने लगभग 30,000 मतों से पराजित किया था। जगदेव प्रसाद तथा कर्पूरी ठाकुर की सूझबूझ तथा अथक प्रयास से बिहार के इतिहास में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, क्योंकि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 69 सीटें जीतकर बड़ी पार्टी बनी थी। कुछ महीनों बाद पार्टी की नीतियों तथा विचारधारा के मसले पर लोहिया से जगदेव प्रसाद की अनबन हुई और पार्टी में कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला की स्थिति देखकर जगदेव जी ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी छोड़ दिया और 25 अगस्त 1967 को शोषित दल नाम से नई पार्टी बनाई। जगदेव के इस कदम से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में भगदड़ मच गई और उसके 18 विधायक जगदेव के साथ शोषित दल में आ गए। उस समय अपने ऐतिहासिक भाषण में बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था कि जिस लड़ाई की बुनियाद आज मैं डाल रहा हूं वह लंबी और कठिन होगी, क्योंकि मैं एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूं। इसलिए इसमें आने जाने वालों की कमी नहीं रहेगी, परंतु इसकी धारा रुकेगी नहीं। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे तथा तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंततोगत्वा हमारी ही होगी। सन 1969 का विधानसभा चुनाव हुआ,
जगदेव जी की पार्टी शोषित दल को 6 सीटें मिली, वह भी शानदार मतों से विजयी हुए। इस बार भी किसी दल को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस व शोषित दल गठबंधन के नेता हरिहर सिंह मुख्यमंत्री बने। इस सरकार में भी जगदेव जी मंत्री बने, पर यह सरकार भी गरीबों व दलित पिछड़ों आदिवासियों के लिए कुछ नहीं कर रही थी। यह स्थिति जगदेव जी को असह्य थी। उन्होंने पाला बदला, जिससे सरकार गिर गई। 2 मार्च 1970 को लोकतांत्रिक कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय क्रांति दल और शोषित दल के समर्थन में दारोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री बने। इसमें 8 सितंबर 1970 को जगदेव प्रसाद भी मंत्री पद की शपथ लिए। मंत्री बनते ही जगदेव जी ने राजनीति, सत्ता एवं सरकार में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की उचित भागीदारी की नींव डालना शुरू कर दिया। भूमि हड़पों की तरह पद हड़पों का नारा देकर वे चर्चा का विषय बन गए। जगदेव प्रसाद ने मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय के सहयोग से चुन चुनकर पिछड़े दलितों को उच्च पदों पर बैठाना शुरू किया। इनके प्रयासों से बिहार के इतिहास में पहली बार पिछड़ी जाति के आरएस मंडल को मुख्य सचिव का पद मिला। सामंती ताकतें इससे बहुत ही बौखलाकर सरकार गिराने के कुप्रयास में जुट गई। फलस्वरूप 8 दिसंबर 1970 को विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हारने के बाद दारोगा प्रसाद राय की सरकार ने इस्तीफा दे दिया। सन 1972 में जब बिहार विधानसभा का आम चुनाव हुआ तो अपने उसी कुर्था विधानसभा क्षेत्र से जगदेव जी चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 7 अगस्त 1972 को जगदेव प्रसाद के नेतृत्व वाले शोषित दल और उत्तर प्रदेश के राम स्वरूप वर्मा की पार्टी समाज दल का एकीकरण हुआ और नया नाम शोषित समाज दल पड़ा। शोषित समाज दल का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन बिहार के डालमिया नगर में हुआ, जिसमें जगदेव प्रसाद को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। उन्होंने जगह जगह तूफानी दौरा आरंभ किया। सभाओं में जगदेव बाबू के भाषण बहुत ही प्रभावशाली होते थे। भाषण के दौरान मुख पर क्रोध का आवेश और दमकती हुई आंखें तथा उनके मुख से शब्द ऐसे निकलते थे जैसे मशीन गन से गोलियां निकल रही हो। बिहार की शोषित जनता उनके भाषण से पागल हो उठती थी। जब वे कहते थे कि 2 सालों के अंदर यदि हमारा कब्जा दिल्ली पर नहीं हो सका तो भी हम बिहार में शोषित समाज दल की सरकार बना कर रहेंगे। अगर किसी कारण से शोषित समाज दल की निछक की सरकार नहीं बनवाई तो भी शोषित समाज दल की अगुवाई में कोई मिली जुली सरकार बना कर रहेंगे। दिल्ली पर कब्जा करने का गणित भी जगदेव जी के पास था। वह यह कि कुशवाहा कुर्मी का पैसा, यादव की लाठी और दलितों का वोट यदि मिल जाए तो दिल्ली की गद्दी शोषितों के हाथ में होगी। जहानाबाद की सभा में बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू ने अपने भाषणों से शोषित समाज में नवचेतना का संचार किया, जिससे सभी लोग इनके दल के झंडे के तले एकत्रित होने लगे। बिहार की जनता अब इन्हें बिहार लेनिन के नाम से बुलाने लगी थी। बिहार में कांग्रेस की कुशासन व तानाशाही सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और एक नई दिशा दशा का सूत्रपात हुआ। जगदेव प्रसाद मई 1974 को 6 सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार में जनसभाएं करने लगे तथा सरकार पर भी दबाव डाला गया, लेकिन भ्रष्ट प्रशासन तथा ब्राह्मणवादी सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। कहते हैं कि सत्ता और प्रशासन की ओर से अगड़ी जातियों के लिए चुनौती और आतंक बने।
जगदेव प्रसाद को हमेशा के लिए 5 सितंबर को शांतिपूर्ण सत्याग्रह के दौरान ही मौन कर देने का षड्यंत्र रचा गया। इसी षड्यंत्र के तहत एक विशेष जाति के पुलिस के जवान, डीएसपी और मजिस्ट्रेट की कुर्था में तैनाती भी की गई थी। जगदेव प्रसाद के शुभचिंतकों ने उन्हें इस षड्यंत्र की पूर्व जानकारी भी दी थी, लेकिन अक्खर और विद्रोही स्वभाव के जगदेव प्रसाद ने एक न सुनी और 5 सितंबर 1974 को जगदेव बाबू ने हजारों की संख्या में शोषित समाज का नेतृत्व करते हुए अपने दल का झंडा लेकर आगे बढ़ने लगे। हजारों की भीड़ इनके पीछे यह नारे लगाते हुए चल रही थी कि बिहार लेनिन जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है, इंदिरा तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जो जमीन को जोते बोए वही जमीन का मालिक होए। कुर्था में तैनात डीएसपी ने सत्याग्रहियों को रोका तो जगदेव बाबू ने इसका प्रतिवाद किया और विरोधियों के पूर्व नियोजित जाल में फंस गए। शांतिपूर्ण धरना करने वाले सत्याग्रहियों पर पुलिस ने अचानक हमला बोल दिया। जगदेव बाबू चट्टान की तरह जमे रहे और उनका धारा प्रवाह भाषण चलता रहा, पर निर्दयी पुलिस ने उनके ऊपर गोली चला दी। उसकी पहली गोली जगदेव प्रसाद के पैर के बगल से निकल गई, लेकिन दूसरी गोली सीधे गर्दन में जा लगी। वे गिर पड़े। सत्याग्रहियों ने इलाज के लिए उन्हें उठाकर जीप तक ले जाना चाहा, लेकिन पुलिस वालों ने जगदेव बाबू को जीवित देखकर उन्हें सत्याग्रहियों से छीन लिया और घायल अवस्था में ही घसीटते हुए थाने ले गए। जगदेव प्रसाद घायल अवस्था में पानी पानी चिल्लाते रहे। जब पास की एक महिला ने उन्हें पानी देना चाहा तो उसे मारकर भगा दिया गया। पुलिस ने घायल अवस्था में उनके साथ नृशंस व्यवहार किया और थाने में ही पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। आज तक किसी भी राजनेता के साथ आजाद भारत में इतना अमानवीय कृत्य नहीं किया गया। पुलिस प्रशासन ने जगदेव बाबू के मृत शरीर को भी गायब कर दिया था, लेकिन इसके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, पूर्व मंत्री भोला सिंह सहित सैकड़ों लोग राज्यपाल भवन के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए। इस प्रकार भारी जन दबाव के चलते जगदेव बाबू का शव 6 सितंबर को पटना लाया गया। इधर बीबीसी लंदन के द्वारा समाचार प्रसारित हुआ कि भारत के शोषितों, गरीबों, पिछड़ों के मसीहा, महान नेता बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद की हत्या पुलिस द्वारा कुर्था में कर दी गई, जो मजदूरों की मांग को लेकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे थे। चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, जापान, लंदन, नेपाल आदि रेडियो ने इस दुखद संवाद को प्रमुखता से प्रसारित किया। यह बात पूरे देश में जंगल के आग की तरह फैल गई। जगदेव प्रसाद की अंतिम शव यात्रा में देश के कोने कोने से लाखों लोग पटना में उमड़े। पटना से प्रकाशित समाचार पत्रों ने अपने 8 सितंबर के अंक में लिखा कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शव यात्रा के बाद पहली बार किसी नेता के शव यात्रा में इतने ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। अगड़ी जातियों का यह मंसूबा था कि जगदेव बाबू को मार देने से शोषित क्रांति की धारा रुक जाएगी, परंतु उनका यह मंसूबा टूट गया, ध्वस्त हो गया, क्योंकि जगदेव बाबू शहीद होकर ज्यादा ताकतवर हो गए। आज चारों तरफ 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा गुंजायमान है। शहीद जगदेव प्रसाद शोषितों के मसीहा थे, बेजुबानों की बारी थे और शक्तिहीनों की शक्ति थे। उनकी जलाई हुई मशाल से आज शोषण विहीन समतामूलक समाज की स्थापना एवं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में हमें सहायता मिली है। ऐसे महान लोगों पर इतिहास क्यों चुप है? शायद इसलिए कि
कि इतिहास चुपके से और सावधानी के साथ ऐसे सभी को दफनाता है जो दसवादियों के खिलाफ हैं। जगदेव प्रसाद कहा करते थे कि वर्तमान ब्राह्मणवादी शिक्षा पाठ्यक्रम को देश से फौरन समाप्त कर दिया जाए और पाठ्य पुस्तकों में बुद्ध, सम्राट अशोक, फूले, नायकर तथा अंबेडकर की जीवनी को शामिल किया जाए। वे कहते थे कि ऊंची जाति के लोगों ने हमारे बाप दादों से हलवाही बनिहारी करवाई है, लेकिन मैं उनकी राजनीतिक हलवाही करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। यह मुझे कतई स्वीकार नहीं है और न ही मैं शोषितों को इसे स्वीकार करने के लिए कहूंगा। मैं तमाम काले कलूटे लोगों को निश्चित नीति के तहत संगठित करूंगा और दिल्ली की गद्दी पर ऐसे ही लोगों को बिठाऊंगा जो धन दौलत का बंटवारा स्वयं करेंगे। जिस प्रकार कुत्ता कभी मांस की रखवाली नहीं कर सकता है, उसी तरह देश के सामंत, ऊंची जात एवं पूंजीपति वर्ग शोषितों, गरीबों, आदिवासियों का हक हिस्सा नहीं दे सकते। एक बार की बात है, महिला सभा को संबोधित करते हुए जगदेव बाबू ने कहा था कि महिलाओं को जागृत होने के लिए शिक्षित होना अति आवश्यक है। अशिक्षित होने के कारण ही हर वर्ग की नारियां सबसे ज्यादा शोषण की शिकार हैं। अतः समता मूलक समाज की स्थापना के लिए शिक्षित होने के साथ साथ नारियों को भी राजनीति में आना अति आवश्यक है। बाबू जगदेव प्रसाद अक्सर यह भी कहा करते थे कि हम जिनके लिए बोलते हैं वह गूंगे और बहरे हैं, हम जिनके लिए नहीं बोलते हैं वह इतने चुस्त और चालाक है कि वह मेरी बातों को जल्दी पकड़ लेते हैं, परंतु जिस दिन सारे लोग जग जाएंगे वो निश्चित ही उनको नेस्तनाबूद कर देंगे। वह दिन जल्दी ही आने वाला है। लेकिन इतिहास की यह त्रासदी देखिए कि जगदेव प्रसाद वह दिन नहीं देख पाए। यह आने वाले पीढ़ियों की नैतिक जिम्मेवारी है कि वह ऐसे दिन प्रस्तुत करें। तो यह कहते हुए कि कसम है जवानी की जागो जवानों, कसम है जवानी की जागो जवानों, जरा गर्व से सर उठाना तो सीखो। चलाया है जो तीर जालिमो तुझ पे, अरे चलाया है जो तीर जालिमो तुझ पे, वही तीर उस पे चलाना तो सीखो। अरे नहीं चुप रहो इस प्रजातंत्र में तू, अरे नहीं चुप रहो इस प्रजातंत्र में तू, शतरंज की मुहरे बिछाना तो सीखो, शतरंज की मुहरे बिछाना तो सीखो। इसी के साथ शोषितों के मसीहा भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद को कोटि कोटि नमन। साथियों, उम्मीद है कि जगदेव प्रसाद के जीवन संघर्षों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और राजनीति के महत्व को आप जान पाए होंगे। तो जागरूकता के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबाइए। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान, जय शोषित, जय जगदेव। हम चले उस राह पर जो राही कभी रुकता नहीं, जो राही